हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जैसे कि लास्ट सीटिंग में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों को ध्यान क्या रखना था कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। तो एक पढ़ा था हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके अंदर हमारे पास दो लॉ हम लोगों ने सीखे थे। एक था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि हमारे पास हमारे पास सरफेस है सपोज, राइट। ये जो रे था इंसिडेंट रे, ये जो था दैट वाज नॉर्मल, और ये था हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था बच्चों? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट जब बाउंस बैक करता है सेम मीडियम में, हम लोग उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम वाज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों को याद होगा कि इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? नॉर्मल बोलते थे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो लॉ क्या बोलते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, राइट। तो हम लोगों ने ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे। ये हम लोगों ने लास्ट सीटिंग में देखा था, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप पढ़े थे। एक पढ़ा था हम लोगों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। हमारे पास रिफ्लेक्शन का जो तीसरा टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था, वो अगर याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। तो हमारे पास प्लेन मिरर जो था वो इमेज कैसे फॉर्म करता था वो हम लोगों ने देखा था, राइट। आज के टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि यही रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास जो कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व मिरर मतलब कि तुम लोगों ने 8th क्लास में शायद पढ़ा था कि हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो वो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से करने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले वो समझने से पहले आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कर्व्ड, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, राइट। हमारे पास हम 10th में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास दो टाइप के कर्व मिरर होते हैं। शायद आप लोगों को नाम पता हो कि हमारे पास एक होता है इस तरह का मिरर। यहाँ पे अगर आप लोग अगर देखो तो ये मैंने जो ऐसे लाइन किया है एक सरफेस पे, दिस इज शोइंग नथिंग बट रफ सरफेस। कौन सा सरफेस बच्चों? रफ सरफेस। और ये हमारे पास जो सरफेस है जहां पे मैंने कहीं पर भी लाइन नहीं किया, दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग को कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर होता है, हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके में, ठीक है। एक हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, या फिर हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो हमारे पास नाम में कुछ बदलाव आएगा, वो इसके बिहेवियर की वजह से होता है। तो वापस से मैं आता हूं, कर्व मिरर में हमारे पास पहला मिरर जो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और जो रफ सरफेस है वो बाहर की तरफ। तो हम लोग कॉनकेव मिरर का मतलब क्या बोल सकते हैं? द मिरर in which reflecting surface is curved inwards। अंदर की तरफ जो कर्व होता है, देखो तुम देख सकते हो अंदर की तरफ कर्व है, ठीक है। तो ऐसा मिरर जहां पे हमारे पास अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, राइट। या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर, और टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास हम लोग आते हैं दूसरे मिरर की तरफ। आप लोग को अगर ये नोट करना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। ओके, अब हमारे पास दूसरा कर्व या स्फेरिकल मिरर होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, राइट। कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि
जब आप लेंस पढ़ोगे तो मिरर जो होगा, मिरर में जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। प्लीज आप लोग ध्यान रखना, वो जब आएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर, अभी इसमें कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे हमारे पास रफ सरफेस यहाँ पे है, राइट। अब आप इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रफ सरफेस जो है वो कर्व्ड इनवर्स है, पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा सरफेस बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो है कर्व्ड आउटवर्ड्स, राइट। तो द मिरर in which reflecting surface is curved outwards। डन बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होगा तो कॉनकेव, और अगर कर्व आउटवर्ड्स होगा तो कॉन्वेक्स। इतना क्लियर बच्चों। अब हम लोग ये मिरर में दोनों मिरर के रे डायग्राम सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले हम लोग वो समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं, राइट। क्योंकि इसके टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर हो जाएंगे, एक मिरर का मैं बताऊंगा, दूसरा मिरर का आप लोग पता चल ही जाएगा अपने आप, राइट। तो वो मिरर में जो मैं टर्मिनोलॉजी जो सिखा रहा हूं वो प्लीज अच्छे से सीखना, राइट। तो अभी हम लोग आते हैं टर्मिनोलॉजी पर इसके। तो अभी हम लोग आते हैं कॉनकेव मिरर के टर्मिनोलॉजी पर। ये सपोज हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर आपको ये तो पता चल गया। कॉनकेव मिरर का मतलब जहां कहीं पर भी हमारे पास जो कर्व मिरर होता है, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो इनवर्ड्स कर्व्ड होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, इट इज नथिंग बट कॉनकेव मिरर, राइट बच्चों। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी अगर हम लोग मिरर अगर देखें तो मिरर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये सपोज अगर ए है, ये सपोज ए डैश है, ए डैश, राइट। तो यहां पे मैं लिखता जाता हूं ए डैश इज कॉल्ड एपर्चर। यहां पे मैं लिखता हूं ए डैश इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली एपर्चर। तो आप लोग इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप देख सकते हो मिरर के एंड पॉइंट से ये, ठीक है। तो the distance between the end points of the mirror is called aperture. I am repeating again, the distance between the end points of the mirror is called aperture. ठीक है। अब हमारे पास यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग इसके सेंटर पे P, ठीक है। P को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी याद रखना, एपर्चर क्या था, दो मिरर, कोई भी मिरर के एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कर्व मिरर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। The center of the aperture is called pole. तो ये हमारे पास रियल में क्या था बच्चों, सेंटर ऑफ एपर्चर। सेंटर ऑफ एपर्चर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। पोल में से जो लाइन पास होता है, पोल में से जो लाइन पास होता है, स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लिखने का, द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग ध्यान रखना, PAL लगता है, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। आई एम रिपीटिंग। अब अपने तीनों टर्मिनोलॉजी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास एंड पॉइंट्स जो होते हैं मिरर के, एंड पॉइंट्स जो होते हैं मिरर के, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, राइट। पोल में से जो इमेजिनरी लाइन पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतना क्लियर बच्चों। अभी ध्यान रखने का आप लोगों को कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, उसके पैरेलल अगर कभी भी अगर कोई भी अगर रे अगर हम लोग बनाते हैं, ये अभी हम लोग रूल में भी सीखेंगे, कभी भी कोई भी रे बनाते हैं, वो टकराने के बाद हमेशा एक पॉइंट से पास होता है। वो टकराने के बाद हमेशा एक पॉइंट से पास होता है, जिस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एफ से डिनोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एफ इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस। इतना क्लियर बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द pole and principal focus on principal axis is called focal length। मैं वापस रिपीट करता हूं, एकदम सिंपल।
वो डिस्टेंस जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हम लोग उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इतना क्लियर बच्चों? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आपको लिखना है तो ठीक है। कभी भी आप अगर मिरर देखोगे तो कर्व्ड मिरर के लिए क्या ट्रू होता है, तो ध्यान रखो आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब अगर ये फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ मतलब आपको ये पता चल गया पोल और यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अगर आप इसका अगर डबल कर दो, मतलब मान के चलो डबल किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहां से यहां तक। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपके पास अब नया टर्मिनोलॉजी क्या आया, तो हमारे पास एक आया ROC, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ROC का मतलब क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, अब ये पॉइंट को हम लोग C से डिनोट करते हैं। C मतलब आप लोग जो गेम खेलते हो, COC, क्लैश ऑफ क्लैंस, ठीक है। ये क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं बच्चों, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप लोग को नाम याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग को ये पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस वो वाला पॉइंट जो कि हमारे पास पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हम लोग को जो मिलता है, मतलब फोकल लेंथ का अगर डबल करते हैं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इतना क्लियर? तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख ली। हम लोगों ने सबसे पहले देखा एपर्चर, वापिस में रिवाइज करा देता हूं। एपर्चर मतलब ए और ए डैश के बीच की दूरी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं बच्चों। उसका जो सेंटर होता है, प्लीज मार्क दिस, सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं पोल, राइट। पोल में से जो इमेजिनरी लाइन, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा लाइन जो दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कभी भी व्हेनेवर अ रे ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कभी भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, टकराने के बाद वो एक पॉइंट से पास होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, राइट। फोकल लेंथ का अगर हम लोग ट्वाइस करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं COC, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर बच्चों? ठीक है। अभी आप लोगों को अब क्या ध्यान रखना है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास कर्व्ड मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यानी कर्व या स्फेरिकल मिरर क्या होता है। उसके दो टाइप्स देख लिए हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग प्यार से डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी की मदद से और कुछ रूल्स में सिखाऊंगा, वो रूल्स की मदद से हम लोग इसके रे डायग्राम पे आते हैं। आज के दिन में हम लोग कॉनकेव मिरर के जितने रे डायग्राम होते हैं, शायद हो जाए पूरे भी हो जाए, राइट। तो हम लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको रे डायग्राम आएगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो रूल प्लीज समझ के करना, कहीं पर भी कुछ डिफिकल्टी होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। मैं आपके सॉल्यूशन के साथ आ जाऊंगा। अभी समझो, हमारे पास अब आज हम लोग अभी सीखने वाले हैं रे डायग्राम फॉर कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। अब ध्यान रखो, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ रूल समझने हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है वो समझिए। रूल नंबर 1 ऐसा बोलता है कि कभी भी कोई भी कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो, अभी एकदम सीधा सा तो बन नहीं रहा, कॉनकेव मिरर हो। अब हम लोग को मालूम है इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? पोल, ठीक है। पोल में से जो लाइन पास होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? तो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल अगर कोई भी रे जाता था तो हमारे पास एक पॉइंट से पास होता था। कौन सा पॉइंट बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। अब आप लोग बोलोगे सर अभी तो आपने ये सब सिखाया था, तो हमारे पास रूल नंबर 1 भी यही है बच्चों। क्या है रूल नंबर 1? कि हमारे पास व्हेनेवर अ रे ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। हमारे पास रूल नंबर 2 क्या बोलता है वो समझिए, ठीक है। हमारे पास रूल नंबर 2 क्या बोलता है? तो रूल नंबर 2 हमको ये बताता है कि कभी भी अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर है, मानना क्या है ही, ठीक है। इसके सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। पोल में से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात है,
पहली बार सीधी लाइन बनी है थोड़ी सी, राइट। ये मान के चलो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, एग्जैक्टली रूल नंबर 1 का उल्टा। मतलब कि रूल नंबर 1 हमको बोलता था कोई भी रे पैरेलल जाएगा तो फोकस में से पास होगा। मतलब रूल नंबर 2 क्या बोलेगा, whenever a ray travels from principal focus on reflection it will pass parallel to principal axis। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर कभी भी कोई भी रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से टकरा के जाएगा, फोकस में से। अब एग्जैक्टली इसका उल्टा, फोकस में से अगर कोई भी रे जाता है रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। रूल नंबर 3 अब क्या बोलता है, तो रूल नंबर 3 ऐसा बताता है कि हमारे पास, ये मान के चलो हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर। अगर हम इसका सेंटर ले तो ये था हमारे पास पोल, पोल में से जो लाइन पास होता है, पोल में से जो लाइन पास होता है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था प्रिंसिपल फोकस, उसका डबल कर देते तो हमारे पास एक पॉइंट आता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझिए, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाता है, वो टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो आप क्या लिखोगे, whenever a ray passes from center of curvature from any object, यानी ये जो रे की बात कर रहा हूं, रे जो जनरेट हो रहा है वो कोई ऑब्जेक्ट से जनरेट हो रहा है, वो जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ऑन रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ, इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ। अब इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कि हमारे पास इफ अ रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई बताएगा आप में से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा, ये तो सीधा का सीधा वहीं से जा रहा है, राइट। रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है बच्चों 0 डिग्री। ठीक है, 1 मार्कर में ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास रूल नंबर 3, तो पहला रूल क्या बोलता था हमारे पास, कभी भी कोई भी रे फोकस में से पास होगा, कोई भी रे अगर पैरेलल जाता है, सॉरी पैरेलल जाता है तो वो टकरा के कहां से पास होगा, फोकस में से। पहला रूल, कोई भी रे फोकस में से जाएगा टकरा के कैसे जाएगा, पैरेलल। और रूल नंबर 3 तो अभी मैंने बता ही दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे अगर पास होता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस पास होगा। क्लियर। तो ये थे हमारे पास 3 रूल। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि रे डायग्रामिंग करके। ठीक है, तो आप लोगों को रे डायग्राम आराम से समझना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अगर अच्छे से अगर आ गया तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आ जाएंगे, राइट। तो रे डायग्राम में हमारे पास, हम लोग कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मान के चलो हमारे पास कॉनकेव मिरर है। अभी आप लोग को मालूम है कॉनकेव मिरर जो है, या कोई भी मिरर होता है कर्व मिरर, उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं प्यार से, पोल। पोल पे से जो लाइन पास होता है, पोल में से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब आप लोग को जब कभी भी इसका रे डायग्राम अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप लोग को रे डायग्राम बनाना तो है ही, साथ में आप लोग को 4 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। तो हम लोग शुरू करेंगे एकदम दूर से, मैं बोल रहा हूं एकदम दूर से, तो हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज सपोज प्लेस एट इंफिनिटी। क्लियर। तो इमेज कहां पे बनता है वो अभी हम लोग समझते हैं। अब हमको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट जब कभी इंफिनिटी पे रखते हैं तो हमें हमेशा उसमें से रेस बहुत सारे निकलेंगे, 1 या 2 रेस तो निकलेंगे नहीं, बहुत सारे रेस सपोज निकल रहे ऑब्जेक्ट में से। तो सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 1 हमारा ऐसा बोलता था कि कभी भी कोई भी रे, अगर कोई भी रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद कहां से पास होता है बच्चों, फोकस में से। तो ये टकरा के ये रे जा रहा है, टकरा के ये रे जा रहा है, राइट, टकरा के ये रे जा रहा है, सॉरी डायरेक्शन समझो। रे डायग्राम में प्लीज आप ध्यान रखिएगा, हम बच्चों को बोलते हैं हर बार कि रे डायग्राम में रे इज वेरी इंपॉर्टेंट। रे मतलब रे का डायरेक्शन। अभी देखो आप, मैंने अभी 2 जगह गलती की थी, तो आप लोग ध्यान रखना आपसे गलती ना हो कि आपको रे डायग्राम में रे बनाना है। रे का डायरेक्शन हमको क्या शो कर रहा है कि उसका पाथ, राइट, कि वो कौन से रास्ते से होके गुजर रहा है। तो हमारे पास पहला जो था ऑब्जेक्ट कहां पे था, हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इमेज, तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ बच्चों, एट, तुमको दिख ही रहा है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या तो आप कैपिटल एफ से डिनोट करते रहो, राइट, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, राइट। साइज कैसा है इसका बच्चों, तुम देख सकते हो कि इमेज जो है बहुत छोटा सा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह टर्म यूज करेंगे हाईली डिमिनिश्ड। जिन बच्चों को हाईली डिमिनिश्ड नहीं पता चलता, वेरी स्मॉल इन साइज, राइट।
अच्छा नेचर कैसा है, अब आप सब समझ सकते हो कि हमारे पास जो रे जा रहा था वही रे वापस आके मिल रहे, मतलब रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? उल्टा इमेज, ठीक है। अब उल्टा इमेज अभी तो क्लैरिटी नहीं है, पर हम लोग जैसे जैसे रे डायग्राम में आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको पता चलेगा कि हमारे पास ये जो इन्वर्टेड इमेज है वो क्या हमको शो कर रहा है करके। तो हमारे पास ये था पहला रे डायग्राम जहां पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, राइट। अब मैं ये वाला पोर्शन जो इसको तो ऐसे कैसे रहने देता हूँ क्योंकि ये हमको हर एक जगह काम आने वाला है, प्लीज साथ साथ में नोट करते रहना। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया मैग्निफिकेशन क्या है इसका, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप समझ सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज तो काफी छोटा था, ये डिमिनिश था, ऑब्जेक्ट से तो काफी छोटा है, राइट। तो मतलब मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा बच्चों? लेस देन 1। तो आप लोग ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका बच्चों? लेस देन 1, मतलब एक से छोटा, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा हो गया। न्यूमरेटर छोटा मतलब मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, ठीक है। हमारे पास अब आते हैं हमारे पास दूसरे रे डायग्राम में। तो हमारे पास दूसरा रे डायग्राम क्या बोलता है वो समझते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारे पास क्या था बच्चों? पोल। और पोल में से जो लाइन पास होता है, पोल में से जो लाइन पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करो, वापस मैं बोलता हूँ। अब इसका डबल, इसका अगर हम लोग डबल करते तो यहाँ पे मान के चलो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे धीरे नजदीक लेके आते हैं। अब देखो नजदीक जब लेके आओगे तो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट है ना उस पर ध्यान रखो, तो आपका कभी रे डायग्राम गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट कौन सा है? पोल। दूसरा पॉइंट कौन सा है? फोकस। तीसरा पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखो सी के पीछे, तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी, राइट। सो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, हम लोग को पता होना चाहिए अ रे विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑन रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। फोकस में से पास होगा एक रे, राइट। आप लोग अगर ये समझ में आता, अब इसके आगे हमारे पास पॉइंट है, एक तो सी, एक तो फोकस और एक प्रिंसिपल एक्सिस। आप तीनों में से जो पॉइंट को यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो, पर मैं हमेशा बच्चों को ऐसा बोलता हूं कि आप हमेशा उसके नेक्स्ट पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कभी भी कोई भी रे जाएगा, हम लोगों ने भी रूल नंबर 3 सीखा था, तो वो रे टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब समझो हमारे पास जब कभी भी दो रेस एक दूसरे से मिलते हैं, तो मैं आपको अगर बोलूं व्हेनेवर टू रेस मीट ईच अदर दे विल फॉर्म एन इमेज, वो लोग हमेशा एक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोगों को ये पता चल रहा है कि एक रे ये रहा, राइट बच्चों, दूसरा रे ये रहा, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं पे करेंगे। अब तुम समझ सकते हो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही बन रहा है इमेज, तो हम लोग साइज क्या लिख सकते हैं? डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड, राइट। इमेज कहां पे बन रहा है? सी और एफ के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। इतना क्लियर बच्चों? अब इसका नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा बच्चों? अब तुम देख सकते हो कि ये हमारे पास नेचर ये इमेज का उल्टा बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट में से जो रेस निकल रहे वही इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वापस हम लोग लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। मैं अभी आपको यही समझा रहा था कि इन्वर्टेड का मतलब आपको नेक्स्ट में पता ही चल जाएगा। ये देखो इन्वर्टेड उल्टा इमेज बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा है, दूसरे में इमेज यानी ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा था और इमेज उल्टा हो गया इसका, ठीक है। मतलब ये अगर ए था, ये बी था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये टेल था, ये हेड था ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे टेल जो है यानी कि टेल जो है वो ऊपर की तरफ और हेड जो है वो नीचे की तरफ आ गया इमेज का। ए डैश बी डैश से डिनोट करो, ठीक है। देखो डिनोशन किसी से भी करो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। द थिंग इज कि आप लोगों को रे डायग्राम समझ में आना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहला, अगर मैं रे डायग्राम को अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, दो रे डायग्राम मैंने बता दिए। मैग्निफिकेशन इसका बोलो तो लेस देन 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी इमेज छोटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो रे डायग्राम पढ़ लिए। पहला था हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज फोकस पे बना था। ऑब्जेक्ट को जैसे थोड़ा नजदीक ले गए तो इमेज थोड़ा सा पीछे खिसक गया। तुम समझ सकते हो ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक आया, इमेज थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गया, फोकस से थोड़ा पीछे चला गया, राइट। तो आज के दिन का हम लोग आखिरी रे डायग्राम सीखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीटिंग में समझेंगे थोड़ा और डिटेल में, राइट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नजदीक लेके आते बच्चों, ये हमारे पास क्या था यहाँ पे?
कॉनकेव मिरर, अरे मैंने मिटा दिया। ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और नेचर, ठीक है। NIOS याद रखो, NIOS, ठीक है। बोर्ड एक, ये हमारे पास P पोल, यहाँ से जो लाइन जो पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे था हमारे पास फोकस, कैपिटल F, भैया मेरे को याद नहीं रहता, मैं ही गलत कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रखो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। एक रे कैसे जाएगा बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे पैरेलल जाएगा वो कहां से पास होगा, फोकस में से पास होगा, राइट। अच्छा, दूसरा वाला रे कहां से पास होगा, तो दूसरा वाला रे मैंने तुमको बोला था कि इसमें से पास करो। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होता है उसके अगले वाले पॉइंट में से पास कर दो, तो कभी गलती नहीं होगी, याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को पता हो तो इसके पहले वाले रे डायग्राम मेरे पास बियॉन्ड सी था, तो मेरे पास जो दूसरा वाला रे था, जो पैरेलल के अलावा जो रे था, वो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया था। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से कोई भी रे अगर पास होगा तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था हम लोगों ने, एट सी। इमेज भी कहाँ पे बनेगा बच्चों, एट सी ही बनेगा। साइज कैसा होगा, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर बना भी नहीं मुझसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए सेम ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसमें से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 1। तो आप लोग समझ सकते हो कि पहले वाले मैग्निफिकेशन लेस देन 1 था, दूसरे वाले मैग्निफिकेशन लेस देन 1 था, तीसरे वाले मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ गया। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसे से नजदीक लेके आ रहे हैं मिरर के, इमेज पीछे पीछे जा रहा है कॉनकेव मिरर में। और अब तो ऐसा आ गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों सेम आ गया। तो ये भी 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, नेम द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, या फिर वेयर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम पॉइंट। तो तुम लोग को ध्यान रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका आंसर होगा। अब इसका आंसर नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। तो आज के दिन में हम लोगों ने सिर्फ कर्व्ड मिरर से शुरू किया था। कर्व मिरर में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने क्लियर किया था। टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोगों ने 3 रे डायग्राम किए, राइट, सिर्फ 3 रे डायग्राम। आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ ये जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, मेरे साथ साथ ये प्लीज रिवाइज करते रहना, तो आपके लिए इजी होगा। आप अगर चीजों को अगर पाइल अप करते जाओगे ना, दैट विल मेक द थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। सो आज के लिए बाय, नेक्स्ट सीटिंग में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।